YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. First of all, again, thank you very much for your support. जैसा कि आप लोगों को पता है, बहुत लंबे इंतजार के बाद हम मिल रहे हैं। हालांकि इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, बट फिर भी एक जो रेगुलर हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई थी वो बीच में काफ़ी ब्रेक हो गई, आपको पता है। जैसा कि मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि मैनेजमेंट की जो आपको प्लेलिस्ट है वो मैंने कंप्लीट करवा दी है। टेस्ट सीरीज भी आप सब लोगों ने परचेज कर ली है। जिन्होंने नहीं की वो टेस्ट सीरीज जरूर देख लेना हमारे ऐप मैथ मेवेंस के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में आपको हर चीज का लिंक मिल जाएगा। उसके बाद जिनको नहीं पता, जो पहली बार मेरी इन वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, मैनेजमेंट और मैथ्स आपका स्कूल व्याख्याता का जो पेपर है, स्कूल व्याख्याता आपका प्रथम प्रश्न पत्र, इसके अंदर जो आपका मैनेजमेंट के 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, ये 15 क्वेश्चन का मटेरियल ऑलरेडी इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवा चुका हूं। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? साइंस। और साइंस के अंदर भी आपको पता है 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 15 ये और 5 ये, टोटल कहने का मतलब 20 क्वेश्चन का मटेरियल आपको एग्जाम से पहले तक मैं दे चुका हूं। यानी कि 40 मार्क्स तो आपके यहीं से मैंने प्रिपेयर करवा दिए। ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है कि इसके अंदर सिस्टम क्या है, साइंस के अंदर, साइंस की अगर हम बात करें, साइंस के अंदर आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस अगर आप करें तो बायो के मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन भी आए हैं। तो बायो के मैं मान के चलता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो बायो ही सबसे ज्यादा टफ लगता है हर किसी को। तो इसीलिए मैंने बायो ही सबसे पहले उठाया है। ठीक है। जैसा आप लोगों ने इस दोनों प्लेलिस्ट को पसंद किया, इसको इतना प्यार दिया, ये जो हमारी मैथ्स की और मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट थी, उसी प्रकार से आई होप कि आपको ये जो साइंस है ये भी इसी तरह से पसंद आएगी। हमारा करने का तरीका वही है। एग्जाम में टाइम बहुत कम है, थ्योरी ज्यादा नहीं देखेंगे, लेकिन मेरा तरीका हमेशा यही रहता है कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है एमसीक्यू के थ्रू ही रिवीजन करवा दें, क्लास का क्लास में ही याद करवा दें। इसी शैली को हम फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हम चलेंगे। देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। साथ साथ में समझाता जाऊंगा। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ज्यादा कुछ है नहीं, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं। इतना टाइम मुझे इसीलिए लग गया, बीच में गैप इसीलिए ले लिया क्योंकि प्रॉपर एनालिसिस करके एनसीईआरटी में से एकदम छांट छांट के ये पीपीटी तैयार करवाई है। सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, ज्यादा लंबी क्लास होने नहीं वाली, बिल्कुल टू द पॉइंट प्रिसाइज मटेरियल आपको देने वाला हूं। चैप्टर है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, यानी कि अनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले तो इसी को ही समझ लेते हैं। ये अनुवांशिकता या हेरिडिटी, जिसको हम वंशागति भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? वंशागति। एक चीज होती है, देखो कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, एक होता है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स को हम बोलते हैं अनुवांशिकी। ध्यान से समझना, इन चीजों में बड़ी कंफ्यूजन होती है। एक वर्ड है आपका अनुवांशिकी, एक वर्ड है आपका अनुवांशिकता। अनुवांशिकता और वंशागति एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम होता है। हेरिडिटी जिसको हम बोलते हैं, वंशागति या अनुवांशिकता का मतलब आपको पता है कि माता पिता से जीन के थ्रू लक्षणों का जो है वो क्या होता है? स्थानांतरण होता है। ठीक है ना। जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं माता पिता से, यानी पेरेंट से चाइल्ड के अंदर। तो वो आपकी क्या हो गई? वंशानुगति हो गई, या उसको हम बोल सकते हैं अनुवांशिकता। ठीक है। एक है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी क्या है? जेनेटिक्स क्या है? ये आपकी ब्रांच है, ये आपकी ब्रांच है, ये एक शाखा है। शाखा से मतलब ये कोई पेड़ की शाखा नहीं है। शाखा से यहाँ पे मतलब क्या है कि ऐसी ब्रांच साइंस की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम वंशागति, हेरिडिटी, अनुवांशिकता का अध्ययन करते हैं, उस ब्रांच को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुवांशिकी। अब ये जो अनुवांशिकी वर्ड है ये दिया किसने? सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये अनुवांशिकी जो शब्द है ये किसने दिया? विलियम बैटसन। याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? विलियम बैटसन जो है, इन्होंने ये शब्द दिया है जेनेटिक्स, जिसको हम कहते हैं अनुवांशिकता। और इसके अलावा आप देख सकते हो, अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुवांशिकता के जनक कौन है, क्या पूछ लिया जाए? अनुवांशिकता के जनक, तो अनुवांशिकता के जनक नन अदर देन, बहुत ही ज्यादा फेमस, 10th में आपने पढ़ा होगा, ग्रेगर जोन मेंडल। कौन है? मेंडल साहब हैं आपके। मेंडलवाद भी आपको पढ़ाऊंगा मैं, सारे नियम इसके समझाऊंगा, V83 लक्षण, पाइसम स्टाइवम, सारी चीजें आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो अनुवांशिकता के जो जनक हैं वो कौन है आपके? ग्रेगर जोन मेंडल हैं, जिन्होंने जिन्होंने आपके वंशागति के नियम दिए हैं। कौन से नियम दिए हैं सर? इन्होंने इन्होंने आपके वंशागति के नियम दिए हैं। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, थोड़ा अच्छा कलर हम चूज करते हैं जो कि आपका विजिबल होगा। कौन सा था पहले यहाँ पे कलर हमारा? भूल हो गया, मैं तो काफी दिन हो गए ना क्लास ली नहीं।
चलो ठीक है, ये विजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है आपका, वंशागति के नियम, वंशागति के नियम, ये आपके वंशागति के नियम किसके हैं सर, मेंडल जी के हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, मेंडलवाद लिख दिया, देखना समझाते समझाते, तो ये मेंडल है आपका, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इन्होंने आपका ये नियम दिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जेनेटिक्स आपको समझा दिया। जेनेटिक्स क्या है, अनुवांशिकी एक शाखा है जिसमें अनुवांशिकता का अध्ययन करेंगे। इसके आपके जो नाम किसने दिया है, नाम किसने दिया है, नाम दिया है विलियम बैटसन ने। अनुवांशिकता के जनक पूछ लिया जाए तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मेंडल के नियम हम पढ़ेंगे, वंशागति के नियम भी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वंशागति के नियम। अब अच्छा चलो ठीक है, एक बात तो समझ में आ गई सर कि अनुवांशिकी नाम तो विलियम बैटसन ने दिया है, लेकिन ये वंशागति नाम किसने दिया है, ये भी बताओ। वंशागति नाम किसने दिया है, वंशागति दिया है स्पेंसर ने। किसने दिया है, स्पेंसर ने। जीन यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है मुझे, क्या दिख रहा है यहाँ पे, जीन। जीन आप सभी समझते ही हो क्या होता है। तो जीन जो है, जीन का नाम दिया है जॉनसन। जीन से याद रह जाएगा जॉनसन, बिल्कुल ही इजी सा है, जीन से याद रह जाएगा जॉनसन। अच्छा एक और फैक्ट मुझे याद आ गया, जीन में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए, जीन में ही आपसे पूछ लिया जाए कि जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया, जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण ये किसने किया आपका, तो ये आपके हो जाएंगे हरगोविंद खुराना। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ठीक है। तो ये सारे इतने नाम जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता ही होने चाहिए हर हाल में। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया जेनेटिक्स, जेनेटिक्स आपका क्या है, अनुवांशिकी है। नाम किसने दिया आपका, विलियम बैटसन ने। किसने दिया, विलियम बैटसन ने। जेनेटिक्स एक ऐसी शाखा है, अनुवांशिकी एक ऐसी शाखा है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अनुवांशिकता के नियमों का अध्ययन करते हैं। अनुवांशिकता के जनक किसको बोला जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को, जिन्होंने वंशागति के नियम दिए हैं। किसके नियम दिए हैं, वंशागति के। किसने दिए हैं, मेंडल ने। वंशागति नाम किसने दिया है, वंशागति नाम किसने दिया है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो स्पेंसर ने वंशागति नाम दिया है। जीन का पूछ लिया जाए तो कौन आ जाएगा, जॉनसन। लेकिन कृत्रिम संश्लेषण पूछ लिया जाए जीन का सर्वप्रथम, तो ये आपके कौन हो जाएंगे सर, हरगोविंद खुराना हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे सर, हरगोविंद खुराना, ठीक है। ये आपके हो गए हरगोविंद खुराना। तो ये सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइटल पे ही मैंने समझा दिया चैप्टर के नाम से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब पूछ रहा है कि मानव में कितने रक्त समूह होते हैं। तो देखो मुख्य रूप से रक्त समूह आप सबको पता होगा, ए ब्लड ग्रुप, बी, ओ और ए बी, ठीक है। प्लस माइनस करेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, फिर ए बी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए नेगेटिव। उस पर हम नहीं जाएंगे, मुख्य रूप से यहाँ पूछे गए हैं। तो मुख्य रूप से आपके कितने होते हैं, मानव में रक्त समूह 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4। ज्यादा इस पे क्वेश्चन बनता नहीं है ब्लड ग्रुप्स के ऊपर, वरना पूरी डिटेल इसकी आपको मैं समझा देता। हमें बस इतना ही ऊपर ऊपर से ध्यान रखना है, 4 होते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया, वंशागति नियमों का प्रतिपादन किसने किया। अभी अभी जस्ट समझा के हटा हूं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अभी अभी समझाया है वंशागति के नियम, अनुवांशिकता के जनक और वंशागति के नियम। ये देखो यहाँ पे वंशागति के नियम किसने दिए, आपके ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिए। किसने दिए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो सीधा सीधा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया, वंशागति के नियम दिए। क्या दिए, वंशागति के नियम। सर थोड़ा सा इन नियमों के बारे में समझा दो तो मजा आ जाए। बिल्कुल समझा देते हैं। वंशागति के 3 नियम आपको इसके मुख्य याद रखने हैं। कौन कौन से, सबसे पहला है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस विच इज नोन एज प्रभाविता का नियम। पहली पीढ़ी में लक्षण जो है प्रभावी आपको दिखाई देते हैं, प्रभाविता का नियम। F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी सब समझाऊंगा, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। सेकंड आपका नियम है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम जिसको हम जानते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नाम से। लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या बोलते हैं इसको हम, प्रभाविता का नियम। ये हो गया आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस इसको हम कहते हैं। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। कोशिश मेरी है कि सारी टर्म्स में डिस्कस कर लूं, बाइलिंगुअल क्लास को रखूं, बट जैसा कि आपको पता है 90% जो ऑडियंस है वो हिंदी मीडियम से बिलोंग करती है, तो थोड़ा सा मुझे हिंदी में ज्यादा लेके चलना पड़ता है, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम से क्या मतलब है, लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अभी आगे जब आपको जीनोटाइप फिनोटाइप समझाऊंगा, F1 F2 PD समझाऊंगा, तब उसके अंदर और डिटेल में समझाऊंगा आपको, ठीक है, कि प्रभाविता का नियम कहां से आया, स्वतंत्र अपव्यूहन का कहां से आया। मोटा मोटा आपको याद रखना है ऊपर ऊपर से कि वंशागति के नियमों की जब हम बात करते हैं तो आपको 3 याद रखने हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, मेंडल के वंशागति के नियम। फिर रॉबर्ट हुक आपको पता ही है कोशिका से संबंधित है, लेकिन हम इसकी बात नहीं करेंगे, हमारा चैप्टर है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो उसके अंदर आपको चार्ल्स डार्विन जो है ये पढ़ने को मिलेगा, डार्विन लिखा हुआ है यहाँ पे, डार्विन कर लेना इसको, ठीक है। चार्ल्स डार्विन की बात हो रही है, तो चार्ल्स डार्विन की हम बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया है। इनका जो सिद्धांत है सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई ये सिद्धांत किसने दिया, तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है, डार्विन से संबंधित है। किससे संबंधित है सर, डार्विन से। कौन सा सिद्धांत, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत की अगर मैं बात करूं तो ये आपका किसका है सर, डार्विन का है। किसका है, डार्विन का, याद रखेंगे। डार्विन जो है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है इनसे संबंधित है, जिसको हम कहते हैं आपका सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि सर्वाइव अगर आपको करना है तो जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लेगा, वातावरण के अनुकूल खुद को बना लेगा, वही सरवाइव कर पाएगा। ये आपका आता है किसका, प्राकृतिक वाला, डार्विन के लिए। किसका आता है, डार्विन के लिए। फिर एक आपको और बता देता हूं, बात कर ही रहे हैं तो मेंडल की बात हमने कर ली, ठीक है, डार्विन की बात हमने कर ली। एक आपके आते हैं लेमार्क। कौन आते हैं, लेमार्क आपके आते हैं। लेमार्क ने कौन सा सिद्धांत दिया है, लेमार्कवाद के नाम से जिसको जाना जाता है, लेमार्कवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो लेमार्कवाद का क्या सिद्धांत है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो आपका किसका है सर, लेमार्क का है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, पूरा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। जैसे लेमार्क ने क्या बोला कि जो हमारी वंशागति होती है ना, जो हमारी हेरिडिटी है वो कैसे है, उसने उसको समझाया। उपार्जित लक्षणों का मतलब क्या है, जैसे मान लो उसने ये बताया कि जैसे जिराफ का एग्जाम्पल इसमें बहुत पॉपुलर है। इसने कहा कि जो जिराफ है ना, इसकी गर्दन स्टार्टिंग में इतनी लंबी नहीं थी, जैसे जैसे जमीन पे इन्होंने सारी घास फूस खा ली, फिर ये पेड़ की पत्तियों को खाना इन्होंने स्टार्ट किया। जिराफ ने जो पेड़ है उसकी पत्तियों को खाना स्टार्ट किया। जब नीचे की घास फूस खा ली तो नीचे तो सब खत्म हो गया, तो जिराफ ने इसकी पत्तियां खाना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे ऐसे कूद कूद के ऊपर खा खा के उसकी गर्दन जो है वो क्या हो गई भाई साहब, लंबी हो गई। गर्दन जो है उसकी क्या हो गई, लंबी हो गई। तो जैसे जैसे फिर आगे और पीढ़ी आती जाई जिराफ की, तो उनके अंदर क्या हुआ, ऑलरेडी ऑटोमेटिकली उनकी जो गर्दन है वो लंबी ही पाई गई। तो उसने कहा कि ये जो लक्षण है उसकी गर्दन का लंबा होना, ये उसका उपार्जित लक्षण है, ये उसके जीन में पहले नहीं था, ये उसका बाद में डेवलप हुआ है। और देखा ये गया कि फिर आने वाली पीढ़ियों में भी ये लक्षण ऑलरेडी ट्रांसफर हो रहा था, तो उसने बोल दिया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। हालांकि इस नियम का खंडन कर दिया गया बाद में, इस नियम का खंडन कर दिया गया, बहुत से प्रयोग हुए हैं। जैसे कुत्ता है तो कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती ऐसा बोला जाता है, तो वो यहां से ही निकला है कि जो पता है आपको डॉग है उसकी जो पूंछ होती है पीछे वो मुड़ी हुई रहती है। तो इन्होंने क्या किया, कई पीढ़ियों तक, जब तक मर नहीं जाता उसके पैदा होने से मरने तक, उसकी पूंछ को एक लोहे की पाइप में बंद कर दिया, ठीक है, एकदम सीधा रखा, पूरी जिंदगी उसकी पूंछ एकदम सीधी रही। लेकिन जैसे ये प्रयोग किया गया कुछ पीढ़ियों बाद देखा गया कि वापस कुत्ते की पूंछ जो है वैसी ही मुड़ी हुई निकलती है। ऐसे ही चूहा लिया गया, चूहे की कई पीढ़ियों तक लगातार पूंछ काटी गई, लेकिन ये पाया गया कि काफी पीढ़ियों के बाद भी जब चूहा पैदा हो रहा है, हालांकि उसने अपना पूरा जीवन तो बिना पूंछ के व्यतीत किया, लेकिन जैसे ही नया चूहा जब लिया गया, पीढ़ी आगे बढ़ी, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक वापस पूंछ आ रही थी। तो कहने का मतलब यहाँ इन दो केसेस में तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं हुई, तो इस सिद्धांत को कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो किसका है, तो हम सीधा सीधा बता देंगे कि ये कौन से भाई साहब हैं, ये लेमार्क जी हैं जिन्होंने ये सिद्धांत दिया था, ठीक है। लेमार्क आपका हो गया। उसके बाद उत्परिवर्तन का सिद्धांत पूछ लिया जा सकता है। इसका उत्परिवर्तन का सिद्धांत यहां पे मैं लिख देता हूं, एक उत्परिवर्तन, आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं उसका सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक है। इसके भी मैं आपको आगे और एग्जांपल दूंगा, क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है वहां समझाऊंगा। एक बार सीधा सीधा नाम याद रख सकते हो, ह्यूगो डी ब्रिज। कौन है, ह्यूगो डी ब्रिज,
ठीक है, तो मैंने आपको कौन कौन से बता दिए। लेमार्क का है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, डार्विन का है प्राकृतिक वाला, वंशागति के नियम है मेंडल के, इसी को बोला जाता है आनुवंशिकता का जनक, और लेमार्क जो है आपका वो उपार्जित हो गया, और ये जो है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत ये आपका किसका हो गया, ह्यूगो डी ब्रिज का हो गया। ठीक है, कोई रहा तो नहीं, सारे हो गए, ठीक है, बस इतना ही है। अच्छा एक और चीज, ये जो डार्विन की हमने बात की है, डार्विन की एक इंपॉर्टेंट बुक भी है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। ठीक है, ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा, तो आपको पता होना चाहिए ये बुक किसकी है, द ओरिजिन ऑफ द स्पीशीज। ये क्या है, बुक है, रिटन बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, डार्विन की एक बुक है जिसके अंदर इन्होंने ये बताया है प्राकृतिक चयन का आपका सिद्धांत, जैव विकास जो है, जैव विकास कैसे होता है वो उसने बताया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसका आंसर हमारा डी हो ही गया था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो इसमें तो आप वैसे ही एक्सपर्ट हो, रट रखी होंगी आपने ये चीजें, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, है ना। तो अंडाणु और शुक्राणु में कौन सा है जो बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। तो इसमें मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर से आपको फिर भी बता देता हूं, 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं हमारे। क्या होते हैं मानव में, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें 23 जोड़ी गुण सूत्र पाए जाते हैं। फिर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत रहती है। 23 जोड़ी गुणसूत्र कह दो चाहे 46 गुणसूत्र कह दो, तो ऑप्शन वो इसी तरीके से बनाता है, 23 गुणसूत्र, 46 जोड़ी गुणसूत्र, 23 जोड़ी गुणसूत्र। ठीक है, या 23 गुणसूत्र। तो वहां पे अपने को ध्यान रखना है जोड़े तो कितने हैं, 23 हैं, 23 जोड़े मतलब 23 गुना 2 यानी 46 टोटल गुणसूत्र हो गए। तो 23 जोड़ी गुणसूत्र जो है ये कैसे विभाजित हैं इसको ध्यान से समझेंगे। 23 जोड़ी को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक हो गए आपके 22 जोड़ी और फिर हो गया आपका एक जोड़ी गुणसूत्र। ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वाला जो एक जोड़ी गुणसूत्र है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हालांकि इंपोर्टेंट 22 वाला भी है, बट हम इसकी ज्यादा स्टडी करेंगे हमारे इस चैप्टर के अंदर। ये जो एक जोड़ी गुणसूत्र हमने लिया है इसको बोला जाता है लिंग गुणसूत्र। क्या बोला जाता है, लिंग गुणसूत्र। और ये जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं इनको बोला जाता है अलिंगी गुणसूत्र। क्या बोला जाता है सर, इसको बोला जाता है अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, एकदम टू द पॉइंट क्लास दे रहा हूं, प्रिसाइज। किसी भी टेस्ट सीरीज को उठा लेना, हालांकि हमने भी साइंस की टेस्ट सीरीज दी है आपको, तो उसमें आप देखोगे तो बहुत ही शानदार आपको कंटेंट मिलेगा। किसी की भी टेस्ट सीरीज आपने ली है, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, तो फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला इस चैप्टर का जो मैंने पढ़ा दिया, आप ये समझ लेना बस। तो लिंग गुणसूत्र जो है, लिंग गुणसूत्र को क्या बोलते हैं हम, एलोसोम भी बोलते हैं। ठीक है, एलोसोम भी बोल सकते हैं, एलोसोम्स बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये सेक्स का निर्धारण करते हैं, लड़का होगा लड़की होगी, इस चीज का जेंडर का हमें पता चलता है। लिंग गुणसूत्र बोल सकते हैं, एलोसोम बोल सकते हैं, सेक्स हार्मोन सेक्स आपका क्रोमोसोम गुणसूत्र बोल सकते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं आपका, यहाँ पे देख लो, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं आपका कायिक गुणसूत्र या दैहिक गुणसूत्र, या आपका अलिंगी गुणसूत्र तो हो ही गया, जिसको ऑटोसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑटोसोम। ठीक है, हिंदी में भी ऐसे पूछ लिया जाता है इसलिए बता रहा हूं, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा, ऐसे लिखा हुआ मिल जाएगा एग्जाम में कि ऑटोसोम कितने होते हैं, ठीक है, एलोसोम कितने होते हैं, फिर वहां देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही आपको याद होने चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, एलोसोम ऑटोसोम। ठीक है, तो ये एक जोड़ी होते हैं, एक जोड़ी भी कौन से, फीमेल में होगा एक्स एक्स, मेल में होगा एक्स वाई। फीमेल में क्या होगा, फीमेल में आपको पता है, यानी जो महिला है उसमें क्या होते हैं, दोनों एक्स एक्स होते हैं। जो मेल है उसमें क्या होता है, एक्स वाई होता है। और आपको पता है एक्स वाई से क्या मिलेगा, ये जो वाई है ये आपका शुक्राणु है, ये क्या है आपका शुक्राणु है वाई वाला। और जो एक्स वाला रिप्रेजेंट करता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, अंडाणु को। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है, वाई वाला क्या हो गया, मेल का हो गया शुक्राणु, और फीमेल का हो गया अंडाणु। और जब एक्स वाई मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा तो जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा, एक्स एक्स बनेगा तो जो चाइल्ड होगा वो क्या होगा, गर्ल होगी, है ना। बच्चा जो है वो गर्ल होगी, यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बॉय होगा बेबी। जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको और थोड़ा डिटेल में समझाऊं, ये क्या है, मैन का एक्स वाई है, ये क्या है, फीमेल का एक्स एक्स है। तो अगर मैं इस एक्स का इस एक्स के साथ मिला दूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स एक्स मिलेगा। अगर ये एक्स इस एक्स के साथ मिलेगा तो भी क्या होगी, लड़की होगी। अगर ये वाई इस एक्स के साथ मिलता है तो एक्स वाई यानी कि आपका क्या हो गया,
बॉय हो गया, और यहाँ पे भी अगर देखें तो एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हो इन दोनों के अंदर हमें क्या मिलेगा, बेबी बॉय मिलेगा, और इन दोनों के अंदर क्या मिलेगा, गर्ल मिलेगी। ठीक है, लक्ष्मी हमें मिलेगी कहने का मतलब। तो ये 22 जोड़ी हमारे हो गए, ये एक जोड़ी हो गए। ऑटोसोम, क्रोमोसोम, कायिक, दैहिक या लिंग गुणसूत्र, एलोसोम, सेक्स क्रोमोसोम भी इनको बोला जाता है। 46 गुणसूत्र या 23 जोड़ी। तो इसने पूछा है अंडाणु और शुक्राणु में कौन बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। बच्चे के सेक्स क्रोमोसोम कौन से होते हैं वही तो निर्धारण करेंगे। तो निर्धारण होता है इस वाई से, मेल के वाई से, यानी शुक्राणु से निर्धारण होता है, यानी कि ऑप्शन मेरा यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, थोड़ा सा स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा ये, अब ठीक है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। वह कौन सा कारक है जो वंशागत लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो आपको अभी अभी जस्ट बता के हटा हूं, वंशागत लक्षणों की जो गति है, नियंत्रण है, वो किससे होता है, जीन से होता है। किससे होता है, जीन से होता है। ये जो जीन वर्ड है ये किसने दिया, जीन आपका दिया गया है सर जॉनसन। जीन से याद रखेंगे, जॉनसन से संबंधित है। तो सीधा सीधा हमारा आंसर हो गया कौन सा, जीन। कौन सा हो गया, जीन हो गया। ठीक है, चलिए फोर्थ का हो गया हमारा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें इसमें समझाऊंगा। उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किए थे। तो मेंडल के जो वंशागति के नियम हम पढ़ेंगे, तो उसने क्या किया, एक पौधे का चयन किया। कि किसका चयन किया, एक पौधे का। और आप सबको पता होगा वो पौधा कौन सा है, मटर का पौधा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना कहीं आपके माइंड में बैठा होगा कि हाँ मटर मटर का कुछ पढ़ा था, कि मटर का पौधा उसने लिया था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम स्टाइवम। क्या है, पाइसम स्टाइवम। ठीक है, इन सब के क्या है वैज्ञानिक नाम, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता, क्योंकि ये टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है वैज्ञानिक नाम वाला। अदरवाइज आपको सारे में बता देता एक पूरा चार्ट समझा के। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें मटर का पौधा संबंधित है मेंडल से, तो हमें इसका भी याद होना चाहिए, ये पूछा जा सकता है। तो पाइसम स्टाइवम जो है वो क्या है, आपका मटर का पौधा है। अब मेरा ये क्वेश्चन है कि रीजन क्या है कि उसने मटर का ही पौधा चूज किया। ऐसे आजकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि निम्न में से उपयुक्त कारणों का चयन कीजिए जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पौधे या पाइसम स्टाइवम का चयन किया अपने प्रयोग में। तो आपको याद रखना है कि जो रीजन है, सबसे पहले तो ये जो पादप है ना मटर का, वो 1 वर्षीय पादप है, कि ज्यादा उगाने में समय नहीं लगता। ठीक है ना, जल्दी से जल्दी 6-6 महीने में आपको मटर के पौधे लगाते जाओ, उसकी आपको मिलता जाएगा मटर, और फिर आप उसके अपने प्रयोग को देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए था और क्या मिला है। इसकी जो ऊंचाई है वो कम होती है। मटर के पौधे आप सबने देखे होंगे, ऊंचाई क्या होती है, कम होती है। ऊंचाई कम होती है यानी कि जगह का कोई ज्यादा आपको दिक्कत नहीं आती है। एक ही जगह पे आप बहुत सारे पौधे लगा के अपने प्रयोग कर सकते हो, अलग अलग प्रकार के। द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं तो सर फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि द्विलिंगी पुष्पों में क्या हो गया, स्वपरागन संभव हो गया। क्या हो गया, स्वपरागन संभव हो गया। पुष्प अगर द्विलिंगी है तो स्वपरागन की प्रक्रिया हो जाएगी। कैसे होती है कैसे नहीं होती उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे सिलेबस में ये चीज नहीं है। मेन बस कारणों को आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम परागन भी संभव है। कैसा परागन संभव है, स्वपरागन तो होता ही है क्योंकि उसमें द्विलिंगी पुष्प होते हैं, उसके साथ साथ कृत्रिम परागन भी इसमें संभव होता है। ठीक है, उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट 7 विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं। 7 विप्रयासी, 7 विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं किसमें, मटर के पौधे में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कितने विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं पाइसम स्टाइवम यानी मटर के पौधे में। तो 7 विप्रयासी लक्षण पाए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये याद रखना। अब सर ये विप्रयासी लक्षण का मतलब क्या होता है, विप्रयासी का मतलब क्या होता है ध्यान से समझना। जैसे मैं अगर बोलूं एक जोड़ी विप्रयासी, क्या बोलूं मैं, एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण की अगर मैं बात करूं, तो एक जोड़ी विप्रयासी लक्षण का मतलब क्या हो गया, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये जो कैपिटल टी है ये बताता है कि जो मटर का पौधा है वो लंबा है। स्मॉल टी बताता है कि वो जो पौधा है वो बोना है या छोटा है। ठीक है, तो ये इस टी को क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। ठीक है, ये चीज भी पूछी जा सकती है, टी लिख के पूछ लेगा कि ये क्या है। तो ये आपका क्या है, एलील होता है। एक क्या होता है, एक जोड़ा जो है बेसिकली वो आपका क्या बनाएगा, एलील बनाएगा, जिसमें जीन की संरचना से हमें पता चलता है कि एक उसमें लंबा लिया है हमने और एक क्या लिया है, बोना। ठीक है, तो ये संयुक्त रूप से आपका क्या हो गया, एलील हो गया। ये भी एक एलील है, ये दूसरा एलील है। 2 एलील इसमें है, एक एलील तो है आपका लंबे वाला, एक एलील है आपका बोने वाला। ठीक है, इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, एलील बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात, अगर हमने दोनों समान एलील लिए हैं, इसमें भी क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझना। ठीक है, थ्योरी से ही सारी चीज क्लियर कर देता हूं, ये आपको पता ही है कलाकारी अपनी।
ठीक है ना। ऐसे ही सिस्टम अपना यही है। अगर तो दोनों समान है, अगर दोनों एलील समान है या दोनों असमान एलील है, ठीक है। दो तरीके के एलील हो सकते हैं ना भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों ही एलील है, तो या तो दोनों एलील समान होंगे कैपिटल टी, या दोनों ही स्मॉल टी होंगे, या फिर एक कैपिटल एक स्मॉल होगा। तो इनका क्या नाम होता है, जब समान एलील होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्या बोला जाएगा, समयुग्मनजी। युग्म क्यों बोल रहे हैं, युग्मनज इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें पेयर में हमने लिया है, और इसके अंदर इसको क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी। क्या बोलेंगे, विषम युग्मनजी। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं, टी टी देके पूछ लेगा कि ये सम युग्मनजी है, विषम युग्मनजी है, क्या फिनोटाइप जीनोटाइप, आगे समझाऊंगा क्या होता है, पहले आप ये समझ लो सम युग्मनजी विषम युग्मनजी। सम युग्मनजी, इसको आप और क्या बोल सकते हो, सम युग्मनजी का मतलब हो गया होमोजीनियस। क्या मतलब हो गया, होमोजीनियस। क्या मतलब हो गया इसका सर, होमोजीनियस। विषम युग्मनजी का मतलब हो गया हेट्रो, विषम मतलब हेट्रो, तो हेट्रोजीनियस। क्या बोल सकते हैं इसको, हेट्रोजीनियस। तो ये एग्जांपल हो गया हेट्रोजीनियस का, ये एग्जांपल हो गया होमोजीनियस का। ठीक है, ठीक है जी। तो ये एलील भी आपको समझा दिया, जोड़ी विपर्यासी लक्षण भी आपको समझा दिया। तो 7 लक्षण कौन कौन से हैं, ये जो 7 लक्षण की बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से 7 लक्षण हैं, ऊपर ऊपर से थोड़ा बता देता हूं, बहुत ही डीप क्वेश्चन बनाया तो पूछेगा। सबसे पहले तो है पादप की ऊंचाई, कि जो पादप की ऊंचाई है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर आपका आ जाता है पुष्प की स्थिति। क्या पूछ लिया जाता है, पुष्प की स्थिति। फिर पुष्प का रंग, ठीक है, ये तीसरा विपर्यासी लक्षण हो गया, पुष्प का रंग। फिर पुष्प के बाद किसकी बारी आएगी सर, पुष्प के बाद बारी आती है सर किसकी, बीज की। किसकी, बीज की। तो बीज की आकृति कैसी है, बीज आपके गोल हैं या झुर्रीदार हैं, बीजों की आकृति। फिर बीज की आकृति के बाद आ जाएगा बीज का रंग, कि बीज का जो रंग है वो कैसा है, पीला है या हरा है। फिर आ जाएगी परिपक्व फली, परिपक्व फली की आकृति, कि जो परिपक्व फली है उसकी आकृति कैसी है, फूली हुई है कि संकीर्णित है। फिर आपका लास्ट आ जाएगा अपरिपक्व फली का रंग, अपरिपक्व फली का रंग जो है वो कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है, ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। जैसे पादप की ऊंचाई में क्या हो जाएगा, या तो लंबा है या बोना है। पुष्प की स्थिति कक्षीय होगी या अग्रस्त होगी, ठीक है, एक्सियल होगा या तो, या फिर आपका अग्रस्त होगा। फिर आपके रंग की बात करें तो या तो बैंगनी होगा या सफेद होगा। आकृति की बात करें तो गोलाकार या झुर्रीदार होगा। रंग की, बीज के रंग की बात करें तो पीला या हरा है। पुष्प के रंग की बात करें तो ये आपका क्या है, बैंगनी या सफेद है, ध्यान रखना, वायलेट है या फिर व्हाइट है, बैंगनी या सफेद है। बीज के रंग की बात करूं तो या तो ये येलो है या फिर क्या है, ग्रीन है, येलो या ग्रीन। हालांकि जब हम उसमें आर आर करके आपको स्वतंत्र अपव्यय का नियम समझाऊंगा, वहां पे येलो को कैपिटल वाई से और हरे को स्मॉल वाई से हम डिनोट करेंगे, बट यहाँ आपको मैं जी और वाई से समझा रहा हूँ। फिर आकृति आपको बताई दी, फूली हुई या संकीर्णित। रंग आपका यहाँ हो जाएगा हरा और पीला। ठीक है, फली के रंग की बात करें तो ग्रीन या फिर पीला यानी कि येलो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज मैंने आपको समझा दी, बहुत ही डीप पूछा तो यहाँ से भी क्वेश्चन उठा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा आपका मैंने समझा दिया, 7 विपर्यासी लक्षण क्या थे, कैसे थे। नेक्स्ट आ जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। तो ये एकदम लड्डू क्वेश्चन आ गया, क्योंकि मैंने आपको समझाया था अभी ऑलरेडी। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज जो है आपका, वो किसका है, डार्विन की बुक है। किसकी बुक है, डार्विन की बुक है। लेमार्क की अगर मैं बात करूं तो लेमार्क का आपको मैंने सिद्धांत बताया था, कौन सा है लेमार्क का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। उपार्जित लक्षणों की, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का जो सिद्धांत है वो आपका किसका है सर, वो आपका किसका है, लेमार्क का है। किसका है, लेमार्क का। बट हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे डार्विन है, क्योंकि इसमें हमें बुक पूछी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन, कौन से वैज्ञानिक को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। तो अभी अभी बता के हटा हूं, जॉन आपका मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनको आनुवंशिकता का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या हो गया स्लाइड्स को, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर थोड़ा सा, हाँ जी अब ठीक है। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ढंग से देखेंगे क्या पूछना चाह रहा है। कह रहा है कि मेंडल के आनुवंशिकता के प्रयोग में मटर के कितने जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया गया। अब खुश हो रहे हो, अब खुश हो रहे हो, तरीका अपना यही है, एक बार ढंग से क्लास देख ली तो दिक्कत नहीं आती। तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया गया, जिसमें पादप के आपके लक्षण कौन कौन से थे, पादप की ऊंचाई, पुष्प की स्थिति, पुष्प का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, फली की आकृति और अपरिपक्व फली का रंग। ठीक है, ये फली का हो गया, ये बीज का हो गया, ये पुष्प का हो गया, ये
बाद आपका हो गया, सिंपल सी बात है। 7 आपके विपर्यासी लक्षण सीधे सीधे याद हो जाएंगे, कहीं दिक्कत ही नहीं आती। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, सीधा सीधा क्वेश्चन उठ के आता है, फर्स्ट ग्रेड के अलावा किसी और भी पेपर को देखोगे इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है। एक संकर संकरण की F2PD का लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होता है? तो सबसे पहले तो इसको समझते हैं दोनों में अंतर क्या है, फिर आपको सीधा सीधा आपको तरीका बता दूंगा कि याद कैसे करना है। देखो, एक चीज होती है लक्षण प्रारूप, एक चीज होती है लक्षण प्रारूप, एक होता है आपका जीन प्रारूप। क्या होता है? जीन प्रारूप। तो लक्षण प्रारूप में नॉर्मल सी बात है, नाम से ही पता चल रहा है, लक्षण यानी कि फिनोटाइप की बात करते हैं। इसकी टाइप करते हैं फिनोटाइप। लक्षण प्रारूप को हम कहते हैं फिनोटाइप, जीन प्रारूप को कहते हैं हम जीनोटाइप। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप नाम से ही पता चल रहा है जीन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं सर? जीन की। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। जीनोटाइप क्या पूछ लिया जाता है कि जीनोटाइप क्या है, या पूछ लिया जाएगा आपसे फिनोटाइप क्या है। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप लक्षण प्रारूप। फिनोटाइप का मतलब होता है कि उसका बाहरी लक्षण जो दिखाई देते हैं, ऐसे लक्षण जो दिखाई देते हैं वो आपके क्या है? बाहरी लक्षण है। बाहरी लक्षण जो दिखाई देते हैं उसको बोला जाता है लक्षण प्रारूप यानी कि फिनोटाइप। जो लक्षण आपके दिखाई नहीं देंगे, यानी जीन की संरचना कैसी है, जीन से संबंधित जो होंगे, आपके जीन की संरचना कैसी है वो थोड़ी दिख रही है किसी को बाहर, आपका बाहरी रूप दिख रहा है, आपका शरीर कैसा है, आपका रंग कैसा है, आपकी हाइट कैसी है, ठीक है, तो वो चीज आपका हो गया फिनोटाइप। एक तरीके से जैसे मटर का पौधा जो है वो लंबा है कि छोटा है देख के पता चल सकता है, वो उसका फिनोटाइप है। लेकिन जीनी संरचना की बात करें तो वो आपका जीनोटाइप हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, दो चीजें बता रहा हूं, दो चीजें बता रहा हूं आपको। आपको दो चीजें पूछ सकता है, एक तो है एक संकर संकरण। क्या है? एक संकर संकरण। एक है आपका द्विसंकर संकरण, ठीक है, एक है आपका द्विसंकर संकर संकरण। रट लेना, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है इससे। एक संकर संकरण में अगर F1PD F2PD दो होगा, द्विसंकर संकरण में भी क्या होगा? F1PD F2PD। अब ये F1PD F2PD का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ, थोड़ा सा यहाँ समझाता हूँ। स्पेस मैंने ले लिया, थोड़ा सा स्पेस मैंने ले लिया, ध्यान से समझना। जैसे अगर मैं बात करूं एक संकर संकरण की, किसकी बात करूं? थोड़ा सा समझा देता हूं, अगर आपके समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, वरना छोड़ सकते हो इसे, मैं सीधा सीधा रटवा दूंगा जो मेन मेन चीज है। एक संकर संकरण में अगर F1PD की बात करें तो F1PD में क्या होगा? या तो पौधा लंबा होगा या फिर पौधा क्या होगा? बोना होगा। अगर पौधा लंबा है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? टी से लिखूंगा। अगर पौधा बोना है तो उसको स्मॉल टी से लिखेंगे, नॉर्मल सी बात है, पता है ना आप सबको। तो अगर इस टी से इस टी का मैं संकरण करवाऊं तो मुझे टी मिलेगा, इस टी से अगर इस टी का संकरण करवाऊं तो भी मुझे टी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इस टी का इस टी से संकरण करवाएं तो भी टी मिलेगा, फिर इस टी का अगर मैं इस टी से संकरण करवाऊं तो भी मुझे टी मिलेगा। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? आपने देखा हर बार आपको एक कैपिटल एक स्मॉल एक कैपिटल एक स्मॉल। तो कहने का मतलब जब आपने एक लंबा पौधा लिया एक बोना पौधा लिया और जब उनका संकरण करवाया तो आपको जो चार पौधे प्राप्त हुए, सभी कैसे प्राप्त हुए? सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। कैसे प्राप्त हुए? सभी लंबे पौधे। जबकि हमने लिया क्या था स्टार्टिंग में? एक लंबा पौधा लिया था और एक हमने बोना पौधा लिया था, लेकिन मिला क्या हमें? सभी लंबे पौधे मिले। इसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम। क्या बोला जाता है? प्रभाविता का नियम। पहली पीढ़ी में एक लंबा पौधा लिया एक बोना पौधा लिया, संकरण जब उनका करवाया गया तो हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसको बोला जाता है प्रभाविता का नियम, याद रह जाएगा। तो F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई दिए और यही प्रभाविता का नियम वंशागति के नियम में पहला नियम आपको समझाया था। अब अगर मैं बात करूं सर किसकी? F2 पीढ़ी की, इसको भी समझना। अब F2 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में तो लंबे और बोने पौधे लिए थे, अब इनका आपस में संकरण करवाएंगे। अब जो है इन्हीं पौधों का आपस में संकरण करवाएंगे। टी और टी का कोई भी दो उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। F1 पीढ़ी में ये मिला, F1 पीढ़ी में ये मिला तो इनका संकरण करवाया जाएगा। तो इस टी का अगर मैं इस टी के साथ संकरण करवाऊं तो मुझे दोनों कैपिटल मिलेंगे। इस टी का अगर मैं इस स्मॉल के साथ संकरण करवाऊं तो मुझे टी मिलेगा। इस टी का अगर इस टी के साथ संकरण करवाएं तो एक कैपिटल एक स्मॉल, फिर इस स्मॉल का इस स्मॉल के साथ संकरण करवाऊं तो ये मिलेगा। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझने की बात है। अब एक बात ध्यान से समझने की है, कौन सी बात है सर? वो अभी बताता हूं कि ये जो कैपिटल कैपिटल है ये कैसा पौधा है? ये लंबा है। ये कैसा पौधा है? ये भी लंबा है। ये कैसा पौधा है? ये भी आपका लंबा पौधा है, क्योंकि एक कैपिटल आ गया। प्रभावी गुण कौन सा है? लंबेपन का है।
प्रभावी गुण किसका है, प्रभावी किसका है, लंबा होना उसका प्रभावी गुण है, तो ये भी लंबा होगा। फिर ये जो है ये आपको एक प्योरली बोना पौधा मिलेगा। कैसा मिलेगा, शुद्ध बोना। अच्छा, इसको आप थोड़ा सा और ध्यान से डिटेल में देखो तो ये शुद्ध लंबा है, दोनों ही लंबे हैं, इसको भी शुद्ध बोना बोला जाएगा। लेकिन ये शुद्ध लंबा और शुद्ध लंबा नहीं है, ये दोनों अशुद्ध लंबे हैं, ठीक है। अब अगर इसके अंदर मैं बात करूं फिनोटाइप की, किसकी बात करूं, फिनोटाइप की। फिनोटाइप होता है बाहरी लक्षण, बाहर से देखने पर 3 लंबे मिले एक छोटा मिला, 3 लंबे मिले एक छोटा मिला बाहर से देखने पर, बाहर से देखने पर 3 लंबे और एक छोटा मिला। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करें कि मैं अगर इनकी संरचना पे जाऊंगा, बाहर से देखने पर तो 3 लंबे हैं एक छोटा है, तो 3:1 हो गया फिनोटाइप। लेकिन अगर मैं इन डेप्थ जाऊं, अगर मैं इन डेप्थ जाके ध्यान से देखूं तो मुझे पता चला जीन संरचना पे ये तो है शुद्ध लंबा, ये दोनों हैं अशुद्ध लंबे, इन दोनों की जीन की संरचना एक जैसी है, ये दोनों हैं शुद्ध लंबे, और एक हमें क्या मिलेगा, शुद्ध बोना मिलेगा। तो जब मैंने बाहर बाहर से देखा तो 3 लंबे और एक बोना था, बाहर बाहर से देखा तो फिनोटाइप 3:1 मिल गया। लेकिन जब मैंने उनके जीन की संरचना का अध्ययन किया, जब मैं उसके जीन को देखने लगा तो मुझे एक तो मिला शुद्ध बोना, ये रहा, एक मिला मुझे शुद्ध लंबा, ये रहा, और 2 मुझे ऐसे मिले जो क्या हैं, लंबे तो हैं बट अशुद्ध लंबे हैं, उनकी जीन की संरचना में एक एलील छोटा वाला भी है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया, ठीक है। तो फिनोटाइप जीनोटाइप आप ऐसे याद रखोगे। ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं सर हम एक संकर संकरण की। एक संकर संकरण में इस टाइप से क्रॉस आपका करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन आपको इतनी चीज अगर नहीं याद रहती तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सीधा सीधा क्या याद रखना है, आपको सीधा सीधा 2 चीजें याद रखनी है कि एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए, सभी पौधे हमें क्या प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए F1 पीढ़ी की अगर मैं बात करूं। लेकिन F2 पीढ़ी के अंदर अगर फिनोटाइप की बात करें तो आपको याद रखना है 3:1, जीनोटाइप की बात करें तो 1:2:1। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप क्या है, तो एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में फिनोटाइप 3:1 है, एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी में जीनोटाइप जो है वो 1:2:1 है। अब यहाँ भी F1 पीढ़ी में तो हमेशा प्रभाविता का नियम ही रहेगा। अच्छा, एक और चीज बतानी रहेगी, यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या हुआ, हमने एक लंबा और एक बोना लिया, लेकिन सारे मिक्स होके सभी लंबे मिल गए तो प्रभावी हो गया, प्रभाविता उसका लंबा होना है। लेकिन यहाँ पे भी दोनों हमने सेम लिए, जब सेम हमने दोनों पौधे लिए यानी अशुद्ध लंबे पौधे लिए, तो शुद्ध लंबा अलग हो गया, शुद्ध बोना अलग हो गया और 2 लंबे बच गए, यानी लंबे बोने से मिक्स मिल गया। अब इस मिक्स का जब संकरण कराया तो ये अलग अलग भी हो गए, अलग अलग हो गए यानी कि पृथक हो गए। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम इसी को कहते हैं कि हमने 2 एलील लिए ये अशुद्ध वाले और इसको जब करवाया संकर तो हमें शुद्ध लंबा और शुद्ध बोना भी मिल गया, तो पृथक्करण हो गया, यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई हो गया, पृथक्करण का नियम हो गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, रटने वाली चीज बताता हूँ। इसके अंदर क्या याद रखोगे, इसके अंदर भी आपको क्या मिलेंगे, अच्छा, एक संकर संकरण, एक संकर का मतलब है सिर्फ लंबापन उसका गुण लिया है कि या तो लंबा होगा या बोना होगा, एक ही संकर है। द्विसंकर का मतलब या तो बीज क्या होगा, गोल होगा, या फिर बीज क्या होगा, झुर्रीदार होगा। एक गुण तो मैंने ये ले लिया, दूसरा गुण मैं क्या ले रहा हूं कि या तो मुझे रंग पीला मिलेगा बीजों का, या फिर क्या मिलेगा, हरा मिलेगा। ध्यान रखना, गोले को लिखेंगे, गोल बीज को लिखेंगे कैपिटल आर से, झुर्रीदार को लिखेंगे स्मॉल आर से। कैपिटल वाई का मतलब पीला हो गया, स्मॉल वाई का मतलब हरा हो गया। जैसे कैपिटल टी का मतलब लंबा है, बोना का मतलब है स्मॉल टी। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, सभी पौधे, प्रभावी गुण कौन सा होगा, गोल और पीला होना, सभी पौधे आपको गोल व पीले मिलेंगे क्योंकि प्रभाविता का नियम अप्लाई हो जाएगा, सभी गोल व पीले मिलेंगे। लेकिन जैसे ही F2 पीढ़ी में आप जाओगे तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे जो अनुपात है वो 9:3:1 याद रखना है। यहाँ पे याद रखना है 12:24 1:2:2:4 1:1:2:2:1। कैसे याद रहेगा सर, बहुत ही इजी है, 12:24, 12 का डबल 24 होता है, 12:24 12:21, 12:24 12:21। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ध्यान से समझना। अगर वो बोले एक संकर संकरण की, एक संकर संकरण की अगर आपको पूछा जाए कि एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या है, तो 3:1। एक संकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या है, 1:2:1। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का फिनोटाइप क्या है, 9:3:1। द्विसंकर संकरण की F2 पीढ़ी का जीनोटाइप क्या है, 12:24 12:21, 12:24 12:21। ऐसे आपको याद रखना है। अब हमारे इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, ध्यान से देखना। हमारे इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एक संकर संकरण,
F2PD का लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप मतलब फिनोटाइप पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? फिनोटाइप। तो एक संकर संकरण की F2PD का फिनोटाइप, एक संकर संकरण की F2PD का फिनोटाइप क्या होता है? 3:1 होता है। क्या होता है सर? 3:1। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या है? द्विसंकर संकरण। अगर ये आंसर कब आएगा? जब वो पूछे कि द्विसंकर संकरण की F2PD में फिनोटाइप, क्या पूछ ले? फिनोटाइप। और जीनोटाइप पूछ ले तो 12-24-12-21, 12-24-12-21 आपको याद रखना है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो यहां से आपका निकला है। यहां से आपका क्या निकला है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यहां से निकलता है, जिसको हम बोलते हैं क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना ही क्वेश्चन इसका बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सीधा सीधा आपको ये 4 चीजें रटनी है जो मैंने बताई है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन आता है। पहला आपको रटना है 3:1, दूसरा आपको रटना है 1:2:1, फिर आपका 9:3:1, फिर आपका आ जाएगा ये 12-24-12-21, 12-24। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा फिनोटाइप तो ठीक है, जीनोटाइप थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पे। एक बार इसको दोबारा देखते हैं। जीनोटाइप जो है, मैं इसका रूल भी बता दूंगा, ठीक है, मिस्टेक नहीं होगी जिससे। तो फिनोटाइप तो हमारा हो गया 9331। जीनोटाइप जो है इसमें वो आपका क्या होगा? 1:2, फिर आ जाएगा 1:2, यानी कि 12-12, 42-12-1। तो अब इसको, इसमें बड़ा ही सिंपल सा रूल है, देखो 12-12, 42-12-1 ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरा मैंने जो आपको यहाँ पे बताया था, एक संकर संकरण में F2PD में जो फिनोटाइप है वो 3:1 है, और जो जीनोटाइप है वो 1:2:1 है। अब हो क्या रहा है? एक संकर संकरण से हम गए हैं किस पे? द्विसंकर संकरण पर। अब इसको यहाँ से आप कैसे बना सकते हो? एक ट्रिक बताता हूँ। एक संकर संकरण का अनुपात है 3:1, द्विसंकर में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएंगे डबल, तो स्क्वायर कर दिया। 3:1 और 1:2:1, ये तो याद रह ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो मैंने आपको पूरा समझाया है, ये तो मैंने आपको यहाँ पे देखो पूरा समझा दिया। ठीक है, इस तरीके से भी देख सकते हो। अब इसको हम कैसे ध्यान रखेंगे? तो इसका मैंने स्क्वायर कर दिया क्योंकि द्विसंकर कर रहे हैं। अब स्क्वायर कैसे होता है अनुपात में, समझना ध्यान से। इस टाइप से स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार लिखना, तो मैंने 2 बार लिख दिया। 3 का गुना 3 से करेंगे कितना आएगा बताओ? 9 आएगा। इस 3 का गुना 1 से करोगे कितना आएगा? 3। फिर इस 1 का 3 से गुना करेंगे 3, इस 1 का 1 से गुना करेंगे 1। चलो ये देखो बना नहीं बना। इसी टाइप से यहाँ से ये बनाने के लिए इसका भी स्क्वायर करेंगे, 1:2:1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने का मतलब हो गया, इसको मैं 2 बार लिखूंगा। अब देखना ध्यान से, 1 का गुना 1 से किया, कितना आया? 1। फिर इस 1 का गुना 2 से किया, 2। फिर इस 1 का गुना 1 से किया, कितना आया? 1। चलो अब आगे देखो, अब इस 2 को पकड़ लो। 2 का गुना 1 से 2, 2 का गुना 2 से 4, 2 का गुना 1 से फिर 2, 1 का गुना 1 से 1, फिर 1 का गुना 2 से 2, फिर 1 का गुना 1 से 1। ये देखो, तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो 12-12, 42-12-1, डायरेक्ट याद रह जाए तो और भी अच्छी बात है, वरना यहाँ से ये कैसे बनता है वो आपको मैंने बता दिया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। RRYY जीवी संरचना नहीं है, जीवी संरचना है ये। ठीक है, जीवी नहीं है ये, जीन संरचना का बाह्य लक्षण। बाह्य लक्षण यानी कि फिनोटाइप, बाहर से वो कैसा दिखेगा, सिर्फ बाहरी लक्षण बताना है। तो कैपिटल आर और आर में प्रभाविता का नियम कहता है कि कैपिटल आर प्रभावी होगा, कैपिटल आर का मतलब सर गोल होता है। इन दोनों में प्रभावी सर प्रभाविता का नियम F1PD में कैपिटल वाई होगा, कैपिटल वाई का मतलब होता है सर आपका पीला। क्या मतलब होता है? पीला। तो गोल और पीला, क्या मिलेगा मुझे? गोल और पीला, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। अभी अभी ऊपर बता के हटाऊं, अभी अभी ऊपर आपको बता के हटाऊं, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, घोंगा किस समुदाय का प्राणी है? हालांकि ये क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर से इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है, क्योंकि हमारा जो एग्जामिनर का फोकस है प्रीवियस ईयर आप देखोगे तो पूरा पूरा अनुवांशिकता और जैव विकास पे पूछ रहे हैं। 3-4 आपके जो नियम है, और मेंडल का है, और इसके 3 नियम है, फिनोटाइप जीनोटाइप है। लेकिन ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आने की संभावना रहती है। सीधा सीधा आपको याद रखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। कि जो मोलस्का है, इस समुदाय का, इस फैमिली का प्राणी है कौन? आपका घोंगा। ठीक है, घोंगा यानी कि स्नेल जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? स्नेल। तो जो स्नेल है आपका,
स्नेल जो है वो किस फैमिली का है? मोलस्का फैमिली का है। मोलस्का फैमिली का है स्नेल, आपको सीधा सीधा याद रखना है, बस ज्यादा इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब ये अच्छे क्वेश्चन है, ये अच्छे क्वेश्चन है। इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं समझना। कह रहा है कि ब्रोकली जो है इसका विकास किस विधि से होता है? ब्रोकली का विकास किस विधि से होता है? देखो, अगर आप इतिहास में पहले जाओ तो 2000 वर्ष पूर्व, कितना पीछे चला गया मैं, 2000 वर्ष पूर्व अगर हम देखें, 2000 वर्ष पूर्व अगर हम देखें तो इसके अंदर आपको क्या देखना है? 2000 वर्ष पूर्व खाद्य के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में जंगली गोभी, जंगली गोभी उगाई जाती थी। क्या उगाई जाती थी? जंगली गोभी। अब ये जो जंगली गोभी है ना, इसमें कुछ फेर बदल करके, कृत्रिम रूप से चयन करके हमने क्या क्या बनाया? हमने क्या क्या बनाया? कुचरनी लेते रहते हैं ना, तो उन्होंने क्या कहा कि पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दो। क्या कर दो? पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी? एक मिनट, ये आपका अलग अलग मैं ऐसे बना लेता हूं जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर तो पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दें, क्या कर दें? पत्तियों के बीच दूरी, जंगली गोभी में पत्तियों के बीच दूरी को कम कर दिया जाए, तो आपको क्या मिलेगा सर? पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दी, पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दी तो आपको पत्ता गोभी मिलेगी। पत्तियों की दूरी कम कर दी तो जंगली गोभी से क्या बन गई? पत्ता गोभी बन गई। अब कोई कहता कि यार पुष्प की जो वृद्धि है ना, इसको रोक दें। अगर पुष्प की वृद्धि, पुष्प की वृद्धि को रोक दिया जाए, पुष्प की वृद्धि को रोक दिया जाए तो आपका क्या बनेगा? पुष्प की वृद्धि को रोक दिया जाए तो आपकी ब्रोकली बनी। क्या बनी? आपकी ब्रोकली। ठीक है, रोकना, रोकने का मतलब ब्रेक करना, ब्रेक मतलब ब्रोकली, ऐसे याद रख लेना। ब्रेक मतलब ब्रोकली। दूरी कम करना पत्तियों की, पत्तियों से पत्ता गोभी, पत्तियों से क्या याद आ जाएगी? पत्ता गोभी। फिर अगर बंदे पुष्पों का इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया? बंदे पुष्पों से, बंदे पुष्पों से आपको क्या मिलेगा? बंदे पुष्पों से आपको मिलेगा फूल गोभी। पुष्प को फूल कहते हैं तो फूल से आ जाएगा फूल गोभी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बंदे पुष्पों से आपको क्या मिल गई? फूल गोभी, ब्रोकली हो गई। अच्छा, अगर फूले हुए भाग का चयन करें, अगर फूले हुए भाग का चयन करें, फूले हुए भाग का चयन करें, फूले हुए भाग, फूलता कब है? गांठ हो जाती है जब, फूलता कब है? जब गांठ हो जाती है, यानी कि गांठ गोभी। क्या है? गांठ गोभी। ठीक है, तो आपको क्या क्या मैंने बता दिया, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? एक तो हमने पढ़ा जंगली गोभी। सबसे पहले जंगली गोभी में पत्तियों के बीच की दूरी कम कर दी तो पत्ता गोभी, पुष्प की वृद्धि रोक दी तो ब्रोकली, बंदे पुष्पों का यूज किया तो फूल गोभी, फूले हुए भाग का चयन किया तो गांठ गोभी। फूलता कब है? जब गांठ हो जाती है। फूलता कब है? जब गांठ हो जाती है, याद रह जाएगा सीधा सीधा। ठीक है, फूलेगा कब? जब गांठ हो जाएगी। बंदे पुष्पों, बंद पुष्प, पुष्प का मतलब फूल, फूल गोभी, वृद्धि को रोक दिया, ब्रेक कर दिया, यानी ब्रोकली, पत्ती से याद आ जाएगा पत्ता गोभी। अब ये सारी जो कुचरनी हमने ली है, ये सारे जो काम हमने किए हैं जंगली गोभी के साथ, तो ये सब किससे किया है? कृत्रिम चयन से। किससे किया है? कृत्रिम चयन से। ये मानव ने किया है, कृत्रिम चयन है, ह्यूमन द्वारा किया गया है। तो कृत्रिम चयन का सिद्धांत है ब्रोकली को विकास का किस विधि से होता है? तो ब्रोकली का विकास या पत्ता गोभी का या फूल गोभी का या गांठ गोभी का, किसी का भी पूछ ले, तो ये किस सिद्धांत से हुआ है? कृत्रिम चयन से हुआ है। ठीक है, ये भी याद रख सकते हो आप, अच्छी चीज आपको मैंने समझा दी। अच्छा, एक और, एक और रह गया, एक और रह गया ना। अगर केवल चौड़ी पत्तियों को पसंद किया जाए, जिन्होंने केवल चौड़ी पत्तियों को पसंद किया, ऐसे किसान भाई बंधु जिन्होंने केवल चौड़ी पत्तियों को, चौड़ी पत्तियों को पसंद किया, जिन्होंने केवल चौड़ी पत्तियों को पसंद किया, उनको क्या मिला? उनको क्या मिला? उनको केल नामक सब्जी मिली। क्या मिली? केल नामक सब्जी जो है वो बनाई। ठीक है, चलो, तो ये चीजें आप याद रख सकते हो, कृत्रिम चयन का मेन इसमें आता है। अब डायनासोर, डायनासोर किसका उदाहरण है? ठीक है, एंड की तरफ बढ़ रहे हैं चैप्टर के, अब धीरे धीरे आगे आपको मैं अपना ये होमोलोगस, एनालोगस यानी कि समजात और समवर्ती, समरूप अंग, ये सारे डिफरेंस समझाऊंगा। उससे पहले एक डायनासोर का क्वेश्चन देख लेते हैं। डायनासोर जो है वो किसका उदाहरण है? क्या वो सरीसृप का उदाहरण है? क्या मैमलिया, मैमथ यानी कि आपका स्तनधारी जो है वो है, या आपको थैलाफाइटा है, या आपके उपयुक्त सभी हैं? तो आप सबको पता है कि जो डायनासोर है वो सरीसृप का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? सरीसृप। सरीसृप क्या होते हैं सर? जिनका रक्त क्या होता है? ठंडा होता है। रक्त क्या होता है? ठंडा होता है। सांस, आपका लंग्स, लंग्स के द्वारा क्या लेंगे? सांस लेंगे। ठीक है, त्वचा पर जो है पपड़ी सी बनी हुई होती है, त्वचा पर
पपड़ी सी बनी हुई होती है। पिक्चर्स में डायनासोर देखा होगा तो ठंडे खून का होता है बेचारा, गर्म खून के तो इंसान होते हैं। गर्म खून किसका होता है? इंसान का होता है। मैमथ यानी कि मैमलिया यानी कि स्तनपाई की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? स्तनपाई। तो स्तनपाई कौन से होते हैं? जिनमें गर्म खून होता है। स्तनपाई में क्या होगा? गर्म खून होगा। ठीक है, इंसान में ज्यादा गर्मी है, गर्म खून है, तो इसके अंदर कौन आ जाएगा? स्तनपाई। मैमलिया में मनुष्य हो गए, कुत्ता हो गया, ठीक है, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, ठीक है, जिन जिनमें स्तनपाई जीव हैं उन सबको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। बंदर हो गया, ठीक है। आपको ये मत कह देना सर कुत्ते में स्तन कहाँ होते हैं, ठीक है ना, ये बेवकूफी वाले क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। हम प्रजाति की बात कर रहे हैं। मनुष्य एक प्रजाति है कुत्ते के अंदर। जैसे कुत्ते के, अच्छा, मनुष्य को होमोसैपियंस कहते हैं। मनुष्य को होमोसैपियंस कहते हैं। अफ्रीका से उदय माना जाता है। होमोसैपियंस, होमोसैपियंस हिंदी में कैसे लिखें इसको? होमोसैपियंस, याद रखना, ठीक है, होमोसैपियंस। ये क्वेश्चन आ जाए तो ठीक है। तो ये सारे गर्म रक्त के आपके मैमली हो गए। थैलाफाइटा, थैलोफाइटा में आपका कौन हो गया? जैसे शैवाल, कवक, शैवाल और कवक आ गया। अब ये क्या होते हैं इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लाइकेन हो गए, इन दोनों के बीच की कड़ी हो गई, ठीक है, लाइकेन भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो उपयुक्त सभी तो होगा नहीं, इसका आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो गया? इसका आंसर सर हमारा हो गया सरीसृप, ठीक है। डायनासोर जो है वो सरीसृप का उदाहरण है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसानों द्वारा जंगली गोभी, किसानों द्वारा जंगली गोभी को विभिन्न प्रकार के गोभी से विकास जो किया गया वो क्या कहलाया? तो आपको मैंने बताया था जंगली गोभी से विभिन्न विभिन्न प्रकार की गोभियां बनाई गई। पत्ता गोभी बनाई गई, ब्रोकली बनाई गई, फूल गोभी बनाई गई, गांठ गोभी बनाई गई। सबका जो चयन है वो कैसे बनाया गया? कृत्रिम चयन द्वारा बनाया गया। कैसे बनाया गया? कृत्रिम चयन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्लेन एरिया की आंखें कैसी होती है? प्लेन एरिया की आंखें कैसी होती है? आपको मैं फोटो दिखाता हूँ, 1 मिनट रुको। हाँ जी, तो ये मैं यहाँ पे ले आया हूँ आपके लिए प्लेन एरिया, इसको आप देख सकते हो। तो हमसे क्या पूछा है? इसकी आंखें देखो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा के लाया हूँ सीधे सीधे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, वरना तो 10 दिन इस चैप्टर को पढ़ते रहो, एंड का टाइम आ गया, महामैराथन हमारी चल रही है, तो कैसे करना है? तो देखो, पूछ रहा है कि प्लेन एरिया की आंखें कैसी होती है, तो आपको इसकी आंखें दिख रही होगी, आंखें दिख रही होगी इसकी। तो इसकी जो आंखें हैं ये आपको दिख रही होंगी। इसकी आंखों के लिए क्या कहा जाता है? कि इसकी जो आंखें हैं वो सरल है। क्या है? सरल है, कप के आकार की है। कैसी है? कप के आकार की। एक ही इसमें क्या होता है, और आपको एक जानकारी दे देता हूं, इसके अंदर एक ही फोटो रिसेप्टर होता है। एक ही इसकी आंखों में फोटो रिसेप्टर होता है। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या है? फोटो रिसेप्टर का मतलब यह है कि सर रंगहीन है, रंगहीन है, इसके लिए दुनिया, इसको दुनिया सिर्फ ग्रे दिखेगी, इसको दुनिया सिर्फ ग्रे दिखेगी। प्लेन एरिया को दुनिया सिर्फ ग्रे दिखेगी, क्योंकि एक ही फोटो रिसेप्टर होता है इसकी आंखों में, रंगहीन है यानी कि ग्रे इसको दुनिया दिखती है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। और आंखें पूछी जाए कैसी है, तो सरल है, वह कप के आकार की है, संयुक्त है, हमारी आंखों की तरह है, मेंढक की आंखों की तरह है, या बहुत साधारण है? तो बहुत साधारण है, आपके सामने ही है आंखें, ठीक है। ऐसा कोई है नहीं कि इसकी आंखों में हम खो जाएं, डूब जाएं। नॉर्मल सी आंखें हैं, साधारण आंखें हैं, क्या कहा जाएगा? साधारण आंखें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव में ऑटोसोम की संख्या कितनी होगी? तो ये मैं आपको बता चुका हूं, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। 22 जोड़ी, 22 जोड़ी ऑटोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो एक जोड़ी सेक्स क्रोमोसोम होता है। कुल क्रोमोसोम गुणसूत्र आपके होते हैं 23 जोड़ी, यानी कि 46 गुणसूत्र, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर हो जाएगा ऑटोसोम का मतलब 22 जोड़ी गुणसूत्र, ठीक है। चलिए जी। कीटों व पंख, कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? ये किस तरह के अंग हैं, ध्यान से समझना। देखो, 2 प्रकार के अंग होते हैं। एक होते हैं होमोलोगस, एक क्या होते हैं? होमोलोगस। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का और काफी बार इससे क्वेश्चन देखने को मिलता है, ध्यान से समझेंगे। एक होते हैं एनालोगस, एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, एक होते हैं एनालोगस ऑर्गन्स, एक होते हैं आपके होमोलोगस ऑर्गन्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? अच्छा, हिंदी में बता देते हैं, टेंशन क्यों लेते हो। होमोलोगस, होमोलोगस यानी कि समान, यानी कि समजात अंग। क्या बोला जाता है इसको? समजात अंग। और इसको क्या बोला जाएगा? एनालोगस। एनालोगस का मतलब जिनका रूप समान, यानी कि समरूप। अब कंफ्यूज मत हो जाना, रूप समान मैंने जब बोल दिया तो अभी समझाता हूं कंफ्यूजन वाला क्या पॉइंट है। या इनको बोला जाता है समवर्ती अंग। क्या बोला जाता है? समवर्ती अंग, समरूप अंग, या समजात अंग, या समजात अंग, ठीक है, याद रखेंगे। ढंग से लिख देता हूं मैं थोड़ा, समजात अंग या समरूप या समवर्ती अंग, ठीक है। अब समझना ध्यान से, अब समझना ध्यान से क्या डिफरेंस है दोनों के अंदर, ठीक है, अभी क्लियर कर दूंगा। समजात का मतलब है जिनकी उत्पत्ति व संरचना समान है। संरचना व उत्पत्ति क्या है? समान है,
लेकिन कार्य जो है वो अलग है। कार्य क्या है? अलग अलग है। कार्य जो है वो अलग अलग होते हैं। उन अंगों को समजात अंग कहा जाता है, यानी कि उत्पत्ति समान है बट कार्य अलग है। समरूप समव्रती, सेम व्रती यानी कि सेम काम करने वाले, आपकी व्रति सेम है यानी सेम माइंडसेट है, सेम काम करते हो, बोलते हैं ना ऐसा। तो कार्य तो क्या होगा? समान होगा। कार्य तो क्या होगा? समान होगा, लेकिन संरचना अलग होगी। संरचना व उत्पत्ति के आधार पर अलग होंगे। क्या मतलब है सर? अभी समझाता हूँ, ठीक है। फिगर भी आपको दिखाऊंगा, चित्र से भी समझाऊंगा और वैसे भी समझो। पहले पहले डायरेक्ट समझने की कोशिश करो, कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। जैसे एग्जांपल देता हूं, जैसे मानव के हाथ हैं। क्या है? मानव के हाथ हैं। किसके साथ कंपेयर करें? छिपकली के अग्रपाद। अभी समझ में आ जाएगा सारा। छिपकली के अग्रपाद, छिपकली के अग्रपाद के साथ कंपैरिजन करें, या चमगादड़ के पंख देख लो, या घोड़े के अग्रपाद देख लो। घोड़े के अग्रपाद देख लो, या मेंढक को उठा लो। क्या उठा लो? मेंढक। मेंढक के अग्रपाद देख लो, ठीक है। वेल, वेल उठा लो, ठीक है। उठा लो मतलब फॉर एग्जाम्पल, ऐसे तो 10 आ जाए हमारे जैसे तो भी नहीं उठा पाए। वेल के फ्लैपर्स बोले जाएंगे, अग्रपाद नहीं बोले जाएंगे, फ्लैपर्स जो साइड में होते हैं ना ऐसे, जिनसे वो स्विमिंग करती है एक तरीके से, ये समझ लो। चमगादड़ उठा ली, चमगादड़ के पंख, अग्रपाद, छिपकली, मानव, ठीक है, ये सारे हो गए। अब आप ऑब्जर्व करोगे, इन सबके काम की अगर मैं बात करूं, इन सब के कार्य अलग अलग हैं। जैसे मानव के हाथ क्या काम आते हैं आपको पता ही है, पेपर लिखोगे, व्याख्याता बनोगे, मानव का हाथ काम आ रहा है। छिपकली के अग्रपाद ऐसे चिपक जाती है वो दीवार पे, हम चिपक जाते हैं क्या? नहीं, हमारा काम अलग है हाथों का, उसका काम अलग है हाथों का, वो चिपकने के काम में लेती है। चमगादड़ अपने पंखों को उड़ने के काम लेती है। घोड़े के अग्रपाद दौड़ने के काम आता है। मेंढक अग्रपाद से ऐसे छलांग सी मारता, आपको पता है। वेल स्विमिंग करने के लिए यूज में लेती है। तो काम तो सबके अलग अलग हैं, लेकिन संरचना सबकी समान है। अभी दिखाता हूँ आपको संरचना कैसे समान है, ठीक है। फिगर में समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, कौन कौन से एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पे? तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कार्य समान होने चाहिए, तो जैसे आपके तितली के पंख हैं, तितली के पंख है। बड़ी हैरानी होगी आपको अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो कि मानव के हाथ और चमगादड़ के पंख में सेम सेम आपको ऐसे हाथ की हड्डियों जैसी स्ट्रक्चर दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। कंकाल आपको दिखेगा अंदर से, तब आपको लगेगा कि हाँ यार सेम ही तो है, ये काम अलग अलग है, बस संरचना तो सेम है, पीछे से तो सेम ही है, ठीक है। तो पक्षी का पंख हो गया, चमगादड़ उठा लो, ठीक है। चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख, तो ये एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें आप क्या देखोगे, इनके जो कार्य है वो समान है, सबका काम समान है उड़ने का। तितली के पंखों, पक्षी के पंखों, चमगादड़ के पंखों, काम तीनों का सेम है, उड़ने का। तीनों का काम क्या है? उड़ने का। लेकिन संरचना अलग है, लेकिन संरचना क्या है? अलग है। यहाँ पे संरचना क्या थी? समान थी। यहाँ पे संरचना क्या थी? समान थी। यहाँ पे संरचना अलग है। तितली के पंख में कोई हड्डियां वड्डियां होती नहीं, आपको पता ही है। चमगादड़ के जो पंख है उसके अंदर हड्डियां होती हैं। पक्षी के पंख में क्या होते हैं? फर होते हैं, है ना, एक तरीके से। क्या बोलते हैं उसको हम? ठीक है। तो देख लेना, कहने का मतलब आपको समझ में आ गई मोटी मोटी जो बात मैं समझाना चाहता था। आपको दो चीजें मैंने समझाई है, कौन सी? समजात अंग, समरूप अंग, ठीक है। तो ये चीज आपको ढंग से पढ़नी है, जिसको हम कहते हैं होमोलोगस या एनालोगस, ठीक है। ये मैंने आपको समझा दिया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था? पहले हम क्वेश्चन पे आते हैं, फिर आपको विद फोटो मैं समझाऊंगा। इसके बाद हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है बस, ठीक है। क्या कहना चाह रहा था? कह रहा है कीटों के पंख और चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है? तो आपको पता होना चाहिए, अभी मैंने समझाया है, दोनों का काम क्या है, कार्य देख लिया करो। दोनों का कार्य तो समान है। कीट अपने पंखों का उड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, चमगादड़ भी अपने पंख का उड़ने के लिए समान यूज करती है। तो कार्य कब समान होता है? जब वृत्ति समान होती है, रूप समान होता है, यानी कि समवृत्ति, बताया ना, समवृत्ति में कार्य समान होता है। यानी कि हमारा ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? समवर्ती अंग हो जाएगा। 17 नंबर का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। समझात आपको बताई दिया। अवशेषी अंग क्या होते हैं? जैसा आपका अपेंडिक्स है, ठीक है। अपेंडिक्स को क्या बोला दिया जाएगा? आपका अवशेषी अंग, ऐसे अंग जिनका हम यूज नहीं करते, बाय द टाइम एक्स्ट्रा थोड़ी उनकी ग्रोथ हो जाती है, उसको काट पीट देते हैं, निकलवा देते हैं बाय ऑपरेशन, कोई यूज नहीं होता, उनमें कोई पेन नहीं होता, तो ये सारे आपके अवशेषी अंग कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको मैं फोटो दिखाता हूँ इनके समजात अंग के, समरूप अंग की, देखना ध्यान से।
चलिए जी, देखिए, तो समजात अंग आपको समझा दिया मैंने। समजात अंग आपके क्या होते हैं? समजात अंग वे अंग हैं जिनकी उत्पत्ति तो क्या है, समान है, लेकिन कार्य क्या है उनके अलग अलग है। ये बात समझ में आ गई ना? ठीक है, अब समझते हैं। अब समझते हैं या पिक्चर में समझते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना भाई। ठीक है, जिसके भी भाई फोटो वोटो है कॉपीराइट के लिए देख लेना। ठीक है, जो भी है आपका क्रेडिट आपको ये भाई साहब बता देना, डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, पंगे वंगे मत लेना फालतू। ये यहाँ पे क्या है? तितली। तितली बनूं उड़ती फिरूं, तितली हो गई। ये क्या हो गया? पक्षी हो गया। ये क्या हो गया? आपका बैट यानी कि चमगादड़। ये क्या हो गया? चमगादड़ के पंख हो गए। ये किसका हो गया? एक पक्षी का हो गया। किसका हो गया? पक्षी का। ये किसका हो गया? इंसेक्ट यानी कि कोई भी कीट पतंग है उसका हो गया। ये किसका है? ये क्या लिखा हुआ है? पेट्रोडेक्टाइल्स यानी कि टेरासोरस की एक ये विलुप्त प्रजाति है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे डाला हुआ है। इन सबका पहले बता देता हूँ। ये मैन लिखा ही हुआ दिख रहा होगा। ये किसका है? आदमी का हाथ है, मनुष्य का हाथ है, मैन का हाथ है। ये किसका है? चीता। चीता का पैर दे रखा है। ये किसका है? वेल का, जो उसकी बात कर रहा था मैं। ठीक है, वेल की जो हम बात कर रहे थे, यहाँ आपको बताया ना मैंने। यहाँ ये देखो, आपको मैंने समझाया था। ये रहा वेल के फ्लेपर्स की जो हमने बात की थी, ये वो है। ठीक है, और ये आपका चमगादड़ है ही। अब ध्यान से समझना, अब ध्यान से समझना क्या मैं समझाना चाहता था। होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है समजात अंग। क्या होता है? समजात अंग। ये मैंने कैसे लिए हैं? समरूप अंग उठाए हैं। ये कैसे अंग उठाए हैं? समरूप, या जिनको हम कह देते हैं समव्रती। समरूप या समव्रती का मतलब एक ही है, आपको पता है। समरूप या समव्रती जिनके कार्य समान है। समजात मतलब जिनकी उत्पत्ति समान है। अब देखो, मनुष्य का काम क्या है? काम की बात करें, कार्य क्या है इनके? इनके कार्य की बात करें, ठीक है, तो कार्य जो है इन सब के आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। कार्य इन सब के क्या मिलेंगे सर? अलग अलग मिलेंगे। मनुष्य के हाथ अलग काम करेंगे, चीता अलग काम करेगा, व्हेल का स्विमिंग का आपको बता दिया, चमगादड़ उड़ने के लिए काम करेगी। काम तो अलग अलग है, काम तो क्या है? अलग अलग है। संरचना अगर देखो आप हाथ में, संरचना अगर देखो चीते के, वही वेल, ये आपकी चमगादड़, संरचना समान है कि नहीं है बताओ? ये देखो यहाँ पे संरचना समान है क्या? नहीं है? संरचना समान है। तो जब संरचना व उत्पत्ति के आधार पर समान होते हैं, बाहर से देखने पे ये पंख लग रहा है, अंदर तो भाई साहब पूरा वही कंकाल है मानव वाले। तो मनुष्य और चमगादड़ का काफी फेमस एग्जाम्पल है, समजात अंगों के ये उदाहरण है। कहने का मतलब इनकी जो उत्पत्ति है, संरचना है, वो तो समान है, पर कार्य जो है सर आपके वो डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, है ना? अगर मैं इन चारों की बात करूं तो इन चारों का ही काम क्या है? कार्य तो उड़ने का है। कार्य तो किसका है? उड़ने का है। चाहे टेरासोरस इसकी बात करें, पेट्रोडेक्टाइल की बात करें, या बर्ड पक्षी की बात करें, चमगादड़ बैट की बात करें, या इंसेक्ट कोई भी कीट पतंग की मैं बात करूं, या इसको तितली समझ लो। ठीक है, कोई भी कीट पतंगा है जिसमें तितली भी मान लेते हैं, इन सबके इन पंखों का काम क्या है? उड़ने का काम है। तो कार्य तो समान है। कार्य क्या है? कार्य तो समान है। कार्य समान होता है यानी वृत्ति समान है, यानी समरूप या समवृत्ति अंग। लेकिन संरचना अलग है। संरचना अलग है, जरा ध्यान से देखो। संरचना अलग है कैसे? ये देखो बैट की, बैट की तो मानव जैसी हो गई, दिख रहा होगा। यहाँ पे ये देखो, ये संरचना अलग है। फिर यहाँ पे ये आपके आगे पर ये देखो, ये अलग है। इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो ये सारा क्या है? पंख ही है पूरा। तो संरचना अलग है। संरचना क्या है? अलग है। और जैसे ही संरचना अलग हो जाएगी, तो कहने का मतलब समवृत्ति हो जाएगा। संरचना समान है, कार्य अलग है, तो आपका क्या हो जाएगा सर? आपका समजात हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको समझा दी बड़ी ही प्यार से। बढ़ते हैं आगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, कुछ भी बचा नहीं है इस चैप्टर में, सारी चीजें आपको मैंने समझा दी। मात्र 18 क्वेश्चंस के माध्यम से, चार चार टॉपिक हैं, चार चार ऑप्शन है, पूरा ऐसा पोस्टमार्टम कर देते हैं कि भाई साहब पूरा दिमाग में फिट हो जाए। 2 बार बस इस वीडियो को देख लो, पूरा दिमाग में फिट हो जाएगा। इस चैप्टर से गलत नहीं होगा। बायो के तीनों चैप्टर इतने शानदार करवा दूंगा, 3 क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जो आएंगे। 2 तो पक्के ही हैं, 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, 3 आ गए तो और हमारी बल्ले बल्ले। अनुवांशिकी पदार्थ का विनिमय कब होता है? अनुवांशिकी का कायिक जनन के दौरान, अलैंगिक जनन के दौरान, मुकुलन के दौरान, लैंगिक जनन के दौरान। लैंगिक जनन के दौरान अनुवांशिक पदार्थों का विनिमय होता है, ये बात आपको पता है। लैंगिक और अलैंगिक जनन क्या होता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लैंगिक जनन की बात करते हैं जैसे मनुष्यों में होता है, पादपों की बात करें, अलैंगिक जनन का उदाहरण हो जाएगा जैसे मुकुलन हो गया, अमीबा हो गया, ये सारी चीजें आपकी उसमें आ जाएगी। लैंगिक जनन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो,
तो ये चीज़ हमारी हो गई, यहाँ तक हमारा चैप्टर होता है एंड। बहुत ही शानदार चैप्टर रहा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जैसा आपने मैनेजमेंट और मैथ्स को प्यार दिया है वैसा ही आई थिंक आपको साइंस पसंद आएगी। हूँ मैथ्स से, लेकिन बायो आपको बहुत शानदार करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। साइंस में 10th में जब मैंने पढ़ी थी साइंस 100 आउट ऑफ 100 थे मेरे, तो इस चीज़ से निश्चिंत रहना। इतना ब्रेक मैंने इसीलिए लिया था, जो चीज़ मैं देता हूँ एकदम परफेक्ट देता हूँ, ठीक है। किसी कारणवश बिजी था, वरना साइंस तो अब तक पूरी हो चुकी होती, कोई एक आधा सब्जेक्ट और उठा लेते आईसीटी वाईसीटी, ठीक है ना। तो थोड़ा सा किसी कारण में बिजी होने के कारण थोड़ा सा सिस्टम गड़बड़ा गया, बट जब आते हैं पूरा फुल फॉर्म में आते हैं अपने, ठीक है। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपने अगर पहली बार पढ़ा है या पहले भी पढ़ा है तो आपको कंपैरिजन करके बताना कैसा आपको लगा, कैसा मैंने पढ़ाया और क्या आपको चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर जरूर करना, ये चीज मैं हमेशा आपको कहता हूँ। बाकी आप सब बहुत प्यार देते हैं, रियली ग्रेटफुल। बाकी आपको पता ही है हमारी टेस्ट सीरीज आ चुकी है मात्र 19 रुपए में और 39 रुपए में। ये टेस्ट सीरीज आपको साइंस की मिलेगी, ये मिलेगी आपकी स्कूल मैनेजमेंट की। एंड टाइम पे क्वेश्चन लगाते जाओ मस्ती से, और सिलेक्शन भाई साहब रोक नहीं सकता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।